हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आरएस क्रिएशन स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट 1813 को जो है द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चार्टर एक्ट होता क्या है। इट वॉज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। ये एक एक्ट था जो कि पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम के द्वारा बनाया गया था और पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ही इसको जो है हर एक 20 वर्षों में जो है रिन्यू करती थी। द चार्टर इशूड टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये जो चार्टर होता था, मतलब ये जो अधिकार पत्र था, ये दिया जाता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये किस चीज़ का अधिकार पत्र था? ये अधिकार पत्र था, मतलब जो कंपनी को जो है अधिकार मिल जाता था इस एक्ट के तहत कि वो जो कंपनी है वो इंडिया में व्यापार भी कर सकती है और इंडिया में रूल भी कर सकती है। तो ये जो चार्टर एक्ट होता था, ये एक तरह से कंपनी का जो है अधिकार पत्र होता था, जो कि उनके राज को जो है, जो उनका रूल होता था या फिर उनका व्यापार होता था इंडिया में, उसको कंटिन्यू रखता था। तो 1813 से पहले एक और चार्टर एक्ट आ चुका था 20 साल पहले। तो ये जो एक्ट था, ये पहला एक्ट था जो आया था 1793 में। तो ये जो 1793 वाला एक्ट था, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था और उसमें कहा गया था कि कंपनी के कार्यों की समीक्षा के लिए प्रत्येक 20 वर्ष के बाद एक चार्टर अधिनियम पारित किया जाएगा, मतलब करना ही होगा हर एक 20 सालों के बाद। तो ये जो 1793 वाला जो चार्टर एक्ट था, ये पहला चार्टर एक्ट था जो कि पहले रिन्यू हो चुका था 20 साल पहले। अब ये जो था 1813, ये दूसरा एक्ट था। तो ये जो चार्टर एक्ट है 1813 का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस एक्ट में पहली बार जो है एजुकेशन की बात की गई थी, इसीलिए ये जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब इस चार्टर एक्ट 1813 के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है द कंपनीज कमर्शियल मोनोपोली वाज एंडेड। तो मोनोपोली से आप क्या समझते हैं? मोनोपोली होती है एकाधिकार। तो 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने इंडिया और दूसरे ईस्टर्न कंट्री के साथ व्यापार की जो मोनोपोली थी, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी। यानी कोई दूसरी ब्रिटिश कंपनी इन कंट्रीज में व्यापार नहीं कर सकती थी। मतलब एकाधिकार था, जो कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको एकाधिकार दे दिया गया था, सिर्फ वही कंपनी व्यापार कर सकती थी। लेकिन इस ट्रेड मोनोपोली को, जो कमर्शियल मोनोपोली थी, व्यापार की मोनोपोली को, चार्टर एक्ट 1813 में सिर्फ कुछ ही एरियाज में सीमित कर दिया गया। अब वो एरियाज क्या थे? मतलब कुछ ही एरियाज छोड़े कंपनी के पास जिनमें वो मतलब वही व्यापार कर सकते थे। वो था टी का, ओपियम का और टी ट्रेड विद चाइना। तो ये जो 3 एरियाज थे, यही एरियाज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बचे। बाकी मोनोपोली जो है इस कंपनी की खत्म कर दी गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरी ब्रिटिश की कंपनियां थी, ब्रिटेन की कंपनियां थी, वो अब इंडिया में आकर के आसानी से व्यापार कर सकती थी, सिर्फ इन 3 एरियाज को छोड़ के, एक चाय का एरिया को छोड़ के, एक ओपियम ट्रेड को छोड़ के और एक ट्रेड विद चाइना को छोड़ के। दिस रिफ्लेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। अब क्या था? अब इस एक्ट के बाद ही जो क्राउन था, क्राउन ने डायरेक्ट इंडिया के ऊपर जो है शासन करना स्टार्ट कर दिया। उनकी जो पावर थी उसकी ग्रोथ होना इंडिया में स्टार्ट हो गई। पहले तो मतलब 1813 से पहले तो मतलब कंपनी के थ्रू शासन कर रही थी ना जो क्राउन था ब्रिटेन का, लेकिन अब वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा था। अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि ऐसा क्या हुआ जो 200 सालों से चली आ रही इस मोनोपोली को जो है चेंज किया गया। बेसिकली हुआ ये कि यूरोप में जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना स्टार्ट हो गया था 1740 आते आते। और इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत जो थी ग्रेट ब्रिटेन से ही हुई थी। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के कुछ ही सालों के बाद ब्रिटेन वर्ल्ड का लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन बन चुका था। ब्रिटेन में हर जगह फैक्ट्री खोली जा रही थी और ये फैक्ट्रीज अपना प्रोड्यूस किया गया माल जो है यूरोप के सभी कंट्रीज को सप्लाई कर रही थी।
बट वहीं दूसरी तरफ जो नेपोलियन था, जो कि फ्रांस का एक बहुत ही पावरफुल मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडर था और बाद में वो एम्परर भी बना था फ्रांस का, वो यूरोप की जितनी भी कंट्रीज थी एक एक करके उन सबको जीत रहा था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ब्लू में आप मार्क देख रहे हैं, ये पूरा फ्रेंच एम्पायर बन चुका है। मतलब जितनी भी कंट्रीज थी आसपास की यूरोप की, उनको लगभग जो नेपोलियन था वो जीत चुका था। अब जो नेपोलियन था उसका जो टारगेट था वो था ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन को जीतना उसका बहुत बड़ा सपना था। लेकिन ब्रिटेन को हराना उस टाइम कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन की नेवी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी उस टाइम। तो नेपोलियन ने सोचा क्यों ना ब्रिटेन को जो है इकोनॉमिकली वीक किया जाए, इकोनॉमिकली जो है ब्रिटेन के ऊपर जो है चोट की जाए। तो नेपोलियन ने जो है एक ऑर्डर पास कर दिया, जिसे कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेज भी कहा जाता है। तो ऑर्डर ये था कि कोई भी यूरोपियन कंट्री ब्रिटिशर के साथ ट्रेड नहीं करेगी, ना इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट। और जो यूरोप की कंट्रीज थी उनको जो है नेपोलियन की बात माननी पड़ी, क्योंकि नेपोलियन ने उन कंट्रीज को जो है जीत लिया था उस टाइम। अब नेपोलियन की इस पॉलिसी के कारण ब्रिटेन के व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो अब जो व्यापारी थे वो रिक्वेस्ट लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पहुंचे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो अपनी जनता की सुननी ही पड़नी थी। और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी इंडिया में उसको चेंज कर दिया। अब सब व्यापारी इंडिया के साथ ट्रेड करने लगे। लेकिन इससे इंडियन इंडस्ट्रीज को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि अचानक से बहुत सारे ब्रिटिश प्रोडक्ट जो थे इंडिया में आने लगे। और हमारे जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे वो इन फैक्ट्री में बने हुए प्रोडक्ट के आगे जो है टिक नहीं पाए, मतलब उनको जो है कंपटीशन नहीं दे पाए। और जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये मेन कारण था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी वो इस चार्टर एक्ट में जो है ख़त्म कर दी गई थी या फिर सीमित कर दी गई थी। तो नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चार्टर एक्ट का, वो है जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनको परमिशन मिल गई थी टू प्रोपगेट इंग्लिश एंड प्रीच देयर रिलीजन। मतलब उनको परमिशन मिल गई थी कि भारत में वो लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे और जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका भी प्रचार प्रसार कर सकते थे। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको यह आज्ञा दी गई थी इस चार्टर एक्ट में कि वह अपने शासित प्रदेशों में जो क्रिश्चियन मिशनरीज है उनके रहने की व्यवस्था करे और विद्यालय की भी व्यवस्था करे और जो शिक्षा के प्रचार प्रसार में भी सहायता करे इन क्रिश्चियन मिशनरीज की। इससे पहले यह छूट नहीं दी गई थी क्रिश्चियन मिशनरीज को, जो धर्म प्रचारक थे क्रिश्चियन के उनको, क्योंकि इससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट का इरादा सिर्फ और सिर्फ इंडिया में व्यापार करना था, ना कि राज करना। और पहले ईस्ट इंडिया कंपनी खुद भी नहीं चाहती थी कि धर्म का प्रचार हो, क्योंकि इन्हें पता था कि भारत एक धार्मिक देश है और अगर यहाँ पर हमने धर्म प्रचार करना स्टार्ट कर दिया तो इंडियन जो है थ्रेटन फील करेंगे और इससे कंपनी को जो है नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए इससे पहले जो है ये परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन इस चार्टर एक्ट में 1813 में ये परमिशन दे दी गई। तो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इस चार्टर एक्ट का, वो है देयर वॉज ए प्रोविजन दैट कंपनी शुड इन्वेस्ट ₹1 लाख एवरी ईयर ऑन द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। तो जो भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे कंपनी के द्वारा, ये ऑर्डर जो है कंपनी को दिया गया, कंपनी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई इस चार्टर एक्ट में। तो पहली बार ब्रिटेन के लोगों ने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ली भारत के लोगों को एजुकेट करने की। मतलब जो 1 लाख रुपए है वो उनको सालाना देना ही पड़ेगा इंडिया की एजुकेशन के ऊपर, वहाँ के स्कूलों के लिए, वहाँ के लिटरेचर के लिए और वहाँ की जनता के ऊपर खर्च करना ही पड़ेगा एजुकेशन के ऊपर स्पेशली। तो ये जो 1 लाख रुपीज़ था, इसके कारण आगे चल के बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो स्टार्ट हो गई। जो एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट थे उनके बीच में जो है झगड़ा स्टार्ट हो गया कि जो एजुकेशन है वो यहाँ की नेटिव लैंग्वेज में होनी चाहिए या फिर जो है इंग्लिश में होनी चाहिए। तो ये जो झगड़ा है, ये जो कंट्रोवर्सी थी, इसके बारे में मैंने जो है मैकॉले मिनट वीडियो में जो है बात की है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए अगर वो आपने नहीं देखी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्थ, द पावर ऑफ द provincial government and court in India over European British subject was also strengthened by the act।
तो जो कोर्ट की पावर थी वो बढ़ा दी गई थी इस एक्ट के थ्रू। पहले सिर्फ इंडियन पीपल को ही कन्विक्ट कर पाते थे कोर्ट, लेकिन अब इस एक्ट के बाद अब जो यूरोपियन जो पीपल थे, जो सब्जेक्ट थे, जो इंडिया में रह रहे थे, वो भी कोर्ट के दायरे में आ गए। तो ये थे चार्टर एक्ट 1813 के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।